अब हम बात करते हैं कैपेसिटर्स में, जिसमें कि हमें प्लेट्स अरेंजमेंट दिया जाता है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं प्लेट्स अरेंजमेंट है, मान लेते हैं ए पॉजिटिव पोलैरिटी है तो ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव प्लेट हो गई, ये पॉजिटिव प्लेट हुई, ये नेगेटिव प्लेट हुई, ये पॉजिटिव प्लेट हुई और ये नेगेटिव प्लेट हुई। एक कैपेसिटर यहाँ मिला, एक कैपेसिटर यहाँ मिला, एक कैपेसिटर यहाँ मिला, यानी कुल मिला के कितने कैपेसिटर मिले? 3 कैपेसिटर मिले और तीनों किस में मिले? सीरीज में मिले। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट ए बाय 3d। तो जैसा कि हमने देखा 4 प्लेट्स थी तो हमें 3 कैपेसिटर मिले। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि हमारे पास n प्लेट्स थी तो हम कहेंगे हमें n-1 कैपेसिटर मिलेंगे और इस तरीके के अरेंजमेंट में वो सब हमें सीरीज में मिलेंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा अरेंजमेंट है जो हमें दिया हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं ए का पॉजिटिव प्लेट है, बी का नेगेटिव प्लेट है, बी का नेगेटिव, ए का पॉजिटिव। यहाँ जो कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है ये कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे भी हमें 3 कैपेसिटर मिल रहे हैं लेकिन पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो डायग्राम देख के आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज है और कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल है। तो अगर हमें पहले की तरह n प्लेट्स दिए हैं तो वंस अगेन 4 प्लेट से 3 कैपेसिटर मिलेंगे, लेकिन पैरेलल में दिए हुए हैं तो n-1 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक की, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डालने से भी हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ता है। जो एप्सिलॉन नॉट है वो बदल के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाता है। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं नॉर्मल जब इनके बीच में एयर है तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, लेकिन हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाला जिसका कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो के था, तो हमारी कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा। अगर ये दो आपको डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से लगा के दिए हो कि आपका एरिया जो है वो हाफ डिवाइड हो रहा हो, लेंथ नहीं, आपका एरिया डिवाइड हो रहा हो, तो इनके सेपरेशन की जगह अगर एरिया हाफ डिवाइड होता है तो हम मानते हैं कि हमें दो यहाँ पर पैरेलल कैपेसिटर दिए हैं, जिसकी वजह से दो पैरेलल कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? उनका सम। तो K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2D इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 इसलिए आया है क्योंकि एरिया हमने हाफ किया है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है कि हमने एरिया को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है और 3 डाइलेक्ट्रिक K1, K2, K3 हमने इंसर्ट किए हैं। तो कई बार हमसे क्या किया जाता है कि हमसे इक्विवेलेंट यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पूछ लिया जाता है, तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी जाती है तो या तो हम ये कर सकते हैं कि हम इन तीनों का कैपेसिटेंस ऐड कर दें, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में होंगे। करना बहुत आसान है, K1 A1 है ना एप्सिलॉन नॉट बाय डी, इसी तरीके से K2 A2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी, तो तीनों को जोड़ देंगे तो भी हमें इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। और अगर हमें ऐसा दिया जाता है कि हमारे पास n स्लैब्स हैं, यानी हमने एरिया को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उस केस में हमारी इक्विवेलेंट जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इतना हो जाएगा। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो आपको लिखना आता ही है कि आपको यहाँ के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी में केवल के का वैल्यू रखना है। तो इट्स वेरी सिंपल, एरिया को डिवाइड करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन होता है। अब ये केस है पार्शियल फिलिंग का, मतलब हमने पूरी थिकनेस को नहीं भरा है, हमने केवल टी थिकनेस तक डाइलेक्ट्रिक भरा है, उसके अलावा बाकी बची जगह में हमारे एयर है। तो ये क्या बन गया? ये हमारे दो कैपेसिटर बन गए। और उन दो कैपेसिटर के लिए क्या केस हो गया? एक एयर वाला कैपेसिटर हो गया और एक हमारा डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर हो गया। और ये दोनों किस में होंगे? सीरीज में। खैर, इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको हम याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे बीच के डिस्टेंस को हम पूरा का पूरा कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक से भरते हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स अलग अलग थिकनेस की लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे लिखा जा सकता है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपके ये सभी कैपेसिटेंस सीरीज में हो गए। अगर आपको ऐसा लिखने में दिक्कत आ रही है, फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत है, तो आप इंडिविजुअल कैपेसिटेंस लिखकर सीरीज का फॉर्मूला लगा दें तो भी आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। बट आई विल सजेस्ट कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दें। जैसे हमने एरिया को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, वैसे ही अगर हम n स्लैब्स लगा के ये जो टोटल डिस्टेंस था इसको n पार्ट्स इक्वल में डिवाइड कर दें, यानी n स्लैब्स ऐसे हमने वर्टिकल लगाई हुई हैं और जो d डिस्टेंस था बिटवीन द प्लेट्स उसको हमने d बाय n कर दिया,
तो उस केस में हम इक्विवेलेंट जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर हमसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने को कहा जाए तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके पास है, यू हैव टू एक्सटेंड इट टू द एन टर्म्स T1/K1, T2/K2 अप टू Tn/Kn। तो ये तो हमारे कैपेसिटर के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस थे, डाइलेक्ट्रिक के साथ भी थे, प्लेट्स वाले कॉम्बिनेशन भी थे। अब हम बात करेंगे कि अगर हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और उसमें से बैटरी हटा देते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं, एटसेट्रा करते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया और अब बैटरी हटा दी है। तो बैटरी हटाने का मतलब ये है कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा, जो पोटेंशियल है वो वेरी कर सकता है, लेकिन अब चार्ज कहीं नहीं आ जा सकता। तो देखिए, अब हम चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए चार्ज विल रिमेन द सेम। बैटरी हटाने के बाद अगर आप कैपेसिटर में कोई भी चेंजेस करते हैं, डिस्टेंस में या डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने में, तो उससे चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान रखें। अब अलग अलग केस बनते हैं। पहला केस बनता है कि हमने डिस्टेंस बिटवीन प्लेट को डिक्रीज किया। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट को डिक्रीज करने से चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपेसिटेंस का क्या होगा, कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। डी डिक्रीज किया तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, तो Q बराबर CV। Q कांस्टेंट है, C बढ़ गया तो V, यानी पोटेंशियल डेफिनेटली डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा। एनर्जी स्टोर्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि वर्क डन किया गया है हमारे प्लेट्स को पास लाने के लिए। तो पास लाने के लिए वर्क डन क्या किया गया है, वो तो पास आना चाहते थे। अगर हमने उनको पास आने दिया तो हमने जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी उसको लॉस कर दिया। अब दूसरा केस, बैटरी हमने हटा दी है, अब हम डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। वंस अगेन चार्ज में कोई फर्क नहीं आएगा। डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो पिछली बार डिस्टेंस घटाने से भी कैपेसिटेंस बढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक डालने से भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो डेफिनेटली पोटेंशियल का क्या होगा, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस वंस अगेन डिक्रीज होगा क्योंकि चार्ज कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के जो पोलराइजेशन होता है उसकी वजह से हमें इंड्यूस चार्ज का उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। एनर्जी स्टोर्ड जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि वंस अगेन हमने क्या किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर दिया है। यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में सारा डेटा है जिसको कि आप मेमोराइज कर सकते हो कि जब आप फिल्ड विद मीडियम करते हो तो क्या होता है, डिस्टेंस डिक्रीज करते हो तो क्या होता है, और आपके Q, V, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब पे क्या चेंजेस आते हैं वो भी आप यहाँ से मेमोराइज कर सकते हो। अब हम दूसरा केस ले रहे हैं जिसमें हम बैटरी को कनेक्टेड रखते हुए बाकी चेंजेस लाएंगे। तो डेफिनेटली जब बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हमारा कैपेसिटर बैटरी को कनेक्टेड है। अब हम डिस्टेंस बिटवीन प्लेट जो है उसको रिड्यूस करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। कैपेसिटेंस डेफिनेटली बढ़ेगा। Q बराबर CV में आपका V कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट है, Q/C इज इक्वल टू V। C बढ़ गया तो डेफिनेटली चार्ज को भी क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, तभी रेशियो का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज करेगा क्योंकि आपका चार्ज यहाँ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एनर्जी स्टोर्ड भी आपका इंक्रीज करेगा। अब अगर हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, डिस्टेंस का तो हमने देख लिया, अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा, वंस अगेन पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। तो आप इसे याद रख सकते हो कि आपका बैटरी लगा हो हटा हो, डाइलेक्ट्रिक डालने पर हर बार कैपेसिटेंस बढ़ता है। बैटरी लगा होगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट, कैपेसिटेंस बढ़ गया तो डेफिनेटली चार्ज को भी क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस बार आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपकी एनर्जी स्टोर्ड जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि अब आपको वर्क करना पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक को प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस करने के लिए। जो सारी बातें मैंने आपको ऊपर बताई उनको आप यहाँ टेबुलर फॉर्म में याद रख सकते हो कि आपने मीडियम भरा यानी डाइलेक्ट्रिक डाला तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो इंक्रीज कर गई। क्यों इंक्रीज कर गई, क्योंकि U बराबर हाफ CV स्क्वायर में V कांस्टेंट है, तो U किसके प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटेंस के, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ E बराबर V/D यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपने जब कैपेसिटर से उसको भरा है तो आपका D कोई बदला नहीं, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अनचेंज रहा, V कांस्टेंट रहेगा, Q आपका इंक्रीज करेगा क्योंकि कैपेसिटेंस भी इंक्रीज कर रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल यू कैन मेमोराइज 3
cases of the situation where we introduce the battery. Please like, share and subscribe my channel. Press bell icon for important notifications and update ताकि टाइमली आपको सभी important uploads मिलते रहें. आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं. आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है. फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं.